Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th New NCERT of Hindi Malhar. So इसका chapter 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं और भी chapters हमने देखे हैं, लेकिन chapter 1 का part 2 रह गया था जिसमें exercise करनी थी. Chapter 3 तक हमने cover कर लिया है ना. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So chapter 1 माँ कह एक कहानी, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या, word meaning सब चीजें हमने देख ली हैं. चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले दिया है पार्ट से. यहाँ पर जो सही आंसर है उस पे आपको स्टार मार्क बनाना है. 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और रीजन भी बताना है कि आपने वो आंसर क्यों चुना है. तो एक एक करके देखेंगे. तो पहला है यहाँ पर, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए. तो इसका आंसर है उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए. मतलब यहाँ पर आप स्टार बनाएंगे. इसका रीजन क्या है? ये उत्तर इसलिए सही है क्योंकि उसकी माँ केवल कहानी नहीं सुना रही है, वे यह चाहती है कि बेटा सोच सके कि न्याय यानी जस्टिस क्या है, सही या गलत क्या है. ये कहानी एक नैतिक शिक्षा देने वाली घटना है. देन दूसरा क्वेश्चन है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया? निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक जो शिकारी है उसकी क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस का ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए. तो इसका आंसर है कि करुणा, जो दया कैसे करते हैं या हिंसा क्या होती है उसके बारे में जो संघर्ष है उसको दिखाने के लिए, है ना. तो यहाँ पे स्टार आएगा. ये आंसर क्यों चुना? क्योंकि कविता में एक पक्ष घायल पक्षी को बचा रहा है, दूसरा उसे मारने की कोशिश कर रहा है. इसी में ये संघर्ष को सामने दिखाया गया है कहानी के थ्रू. देन थर्ड है, कविता में अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, या जो आखेटक है उनका सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए. सो इसका आंसर हो जाएगा न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, कि न्याय करने वाले को हमेशा करुणा दिखानी चाहिए. क्योंकि अंत में जब माँ निर्णय मांगती है तो बच्चा दया और न्याय दोनों को जोड़कर बोलता है, न्याय दया का दानी. ठीक है, इससे साफ होता है कि न्याय करते वक्त हमें करुणा जरूर ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलकर मिलान करें. यहाँ पर हमें मिलाना है कि एक तरफ पात्र दिए हैं और ये शब्द किनके लिए आए हैं वो हमें पहचान कर और सही से मिलाना है. जैसे बेटा, इसका नाम क्या था? ये राहुल नाम है, सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र, तो ये तीसरे वाले से मिला देंगे. माँ यानी यशोधरा नाम था, एक राजकुमारी थी और राजा सिद्धार्थ की पत्नी थी. तात यानी तात पिता के लिए यूज हुआ है. कौन थे? सिद्धार्थ, है ना, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुए. ओके, सो इस तरीके से हमने सही मैच कर दिया. माँ, पुत्र और पिता कौन है और उनके वाक्यों को हमने मैच कर दिया. नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है पंक्तियों पर चर्चा. यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई है ना, इनका हमें क्या अर्थ समझ में आया है वो लिखना है और डिस्कशन करना है. जैसे पहला है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी. तो इसका क्या अर्थ हमने देखा था. इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि जो निर्दोष को मारता है उसे कोई क्यों न रोके, उसे रोकना चाहिए. न्याय हमेशा उस पक्ष का होना चाहिए जो उसे बचाता है, ना कि जो मारता है. और न्याय में करुणा होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए. देन, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी. तो इसका क्या अर्थ हुआ? इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब बचाने और मारने वालों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे, तब बात न्यायालय तक पहुंची, मतलब कोर्ट तक पहुंची. वहां सभी ने पूरी बात सुनी और जानी, है ना. तो ये इसका अर्थ हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सोच विचार के लिए. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम देखेंगे, है ना, और इसका आंसर करना है. जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो ये आपको बताना है. तो इसका आंसर है कि न्याय दया का दानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बच्चा न्याय का सही रूप समझता है. न्याय में करुणा होनी चाहिए, इस बात को इस पंक्ति से बताया गया है, जो इस कविता का मुख्य संदेश है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था?
सो इन दोनों के बीच जो तर्क वितर्क हुआ था वो घायल हंस को लेकर हुआ था। पिता उसे बचाना चाहते थे और आखेटक यानी जो शिकारी है उसे अपना शिकार बताकर मांग रहा था। इसी बात पर विवाद हुआ था। फिर है माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। माँ ने राहुल को क्यों कहा इसका निर्णय करने के लिए। सो माँ चाहती थी कि राहुल सोच विचार करके सही गलत का निर्णय करना सीखे, इसीलिए कहानी को वो वही रोककर निर्णय उसी से करवाने लग गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था ये बताना है। तो इसका आंसर है, मैं हंस को तुरंत उठाता या उठाती, उसकी चोट पर मरहम लगाता या लगाती, किसी बड़े को बुलाकर उसकी सहायता करता या करती। ठीक। फिर है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या पता चलता है। सो यहाँ आंसर मैंने लिखा है, माँ सिखाने वाली लग रही है, करुणामयी लग रही है और समझदार लग रही है। बेटा जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, भावुक और इमोशनल है ना, और न्यायप्रिय है। दोनों में आत्मीयता और सच्चा संवाद हो रहा है। देन नेक्स्ट इज, यहाँ दिया कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं, जो बातें पता चलती है, उन्हें भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। सो इसमें ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें पढ़कर और कल्पना के हिसाब से अपनी इमेजिनेशन से आंसर करना है। जैसे माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को ये कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, मैं ये बताती या बताता कि हंस ठीक होकर उड़ गया और आखेटक को भी करुणा का भाव आ गया। सबने मिलकर फैसला किया कि निर्दोष पर हिंसा ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मान लीजिए कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना करना है आपको, इमेजिनेशन से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। तो इसका आंसर इमेजिनेशन से बताना है। तो हंस ने कहा होगा, तुमने मुझे क्यों मारा। तो आखेटक ने कहा होगा, मुझे लगा तुम मेरा शिकार हो। तो हंस ने कहा होगा, लेकिन मैं तो निर्दोष हूं। तो आखेटक ने कहा होगा, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है ना। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है, आप भी उसके एक पात्र हैं, आप उस कहानी में से कोई एक पार्ट है, तो आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों। तीर चलाने वाला या पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो इसका मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, मैं हंस को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि वह करुणा, न्याय और साहस का प्रतीक है। आप जो पार्ट बनना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है ये नहीं बताया गया है। सो आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए, कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए हुए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। जैसे पुत्र ने क्या कहा वो इधर लिखेंगे, माँ ने क्या कहा वो इधर लिखेंगे। माँ एक कहानी है, पुत्र ने कहा था, तो माँ क्या कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो इस तरीके से लिखना है। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ये माँ ने कहा था, तो माँ वाली साइड लिख दोगे। राजा था या रानी, ये पुत्र वाली साइड लिख दोगे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, ये माँ ने बोला। फिर माँ मेरी क्या बानी, ये पुत्र ने बोला। राहुल तू निर्णय कर इसका, ये माँ ने बोला। तो पूरी कविता में आपको इस तरीके से चेंज करके लिखना है। अब है शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ प्रकृति वर्ड दिया गया है, सो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में चुनकर आपको लिखने हैं, है ना। सो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उपवन, एक में आप उपवन ये लिख के दिया हुआ है। झोंके, फूल, हिमबिंदु, हंस, खग पक्षी, पानी, खग यानी पक्षी होता है, पानी, हवा, ये सब प्रकृति से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पंक्ति से पंक्ति। यहाँ स्तंभ 1 और 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाना है। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग में दे देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। जैसे कहती है मुझसे यह चेटी, तो यह सेविका मुझसे कहती है, इसका मतलब ये हुआ है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने दिया ही ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ 1 मैंने लिख दिया। तू है हठी मान धन मेरे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। देन झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, सो इसका आंसर है हिमकर्ण, जो हिम यानी जो बर्फ होती है ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, है ना, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। गिरा बिद होकर खर शर से,
तो इसका आंसर है ये वाला, तेज धार वाले तीर से घायल होकर वो नीचे गिर गया। पक्षी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो चौथा हो गया, हुआ विवाद सदय निर्दय में, यानी कि ये दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ, पांचवा वाला, ठीक है। देन कह दे निर्भय जय हो जिसका, तो इसमें आएगा तो बिना डरे कह दे जीत किसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिक्स्थ का आंसर हो गया। देन तूने गुनी कहानी, तो तूने कहानी को समझ लिया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। देन उभय आग्रही थे स्व विषय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। देन तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, यहाँ पर आ जाएगा तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय किया। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो यहाँ पे ये चौथा ये वाला यहाँ पे 10th आ जाएगा और यहाँ पर 9th आ जाएगा, है ना। सो न्याय में सदा सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान देंगे तो इस पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं, जैसे राजा था या रानी, राजा था या रानी। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। इससे कविता में सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, कविता सुंदर लगती है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखेंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं, कि बातचीत लिखी गई है कविता में। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है जिसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं, है ना। सो अब इस कविता को एक बार और पढ़ना है आपको और इसकी विशेषताओं की सूची बनानी है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा भी करना है। सो चलिए देख लेते हैं इसका। सो इसकी जो विशेषताएं हैं कुछ मैंने इस तरीके से संवाद लिखे हुए हैं, तो संवादात्मक शैली है, तुकांत पंक्तियां हैं, तुक लग रहे हैं, जैसे रानी, कहानी, है ना, दोहराव, रिपीटेशन हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। प्रकृति और सुंदरता का वर्णन है, करुणा और न्याय का भाव है कविता में, सरल स्पष्ट भाषा है, एक ही वर्ण से शुरू होते हैं शब्द, है ना, जैसे र, राइट। प्रश्न और उत्तर की शैली है, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं फिर आंसर दिए गए हैं, तो इस तरीके से हमने कुछ विशेषताएं बता दी। अब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें से विशेषताएं दिखाई देती हैं, विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान करना है। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एक, है ना, संवाद दिए गए हैं, तो इसमें कविता की विशेषता पहली दी गई है कि संवाद दिए गए हैं। तो इसमें ये तीसरा वाला जो सेंटेंस है, मैं सिर्फ नंबर्स लिख रही हूँ यहाँ पर, आप लिख सकते हैं तीसरा और चौथा। यानी संवाद किसमें, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, मतलब यहाँ पे संवाद हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। और इसमें भी कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, है ना, तो ये बातचीत कही गई है। तो तीसरा और चौथा सेंटेंस पहले वाले से मैच होगा। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, तो इसमें तीसरा, जैसे ये चेटी, बेटी, है ना, तो ये मिल रहे हैं, तीसरा वाला हो गया। फिर चौथे में मेरे, सवेरे, है ना, तो ये मैच हो रहा है। फिर छठे में यहाँ देखो लिखा है खिले थे, झिले थे, मिले थे, राइट, तो सिक्स्थ वाला, ये तीनों में आ रहा है। फिर तीसरा है कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं, तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, सिक्स्थ वाला। देखो वर्ण वर्ण 2 बार साथ साथ आए हैं। कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं, विपरीतार्थक मतलब जिसके अपोजिट मीनिंग होते हैं, तो इसमें पहला वाला हुआ विवाद सदैव निर्दय में, सदैव और निर्दय, जो एक व्यक्ति जिसमें दया हो और एक जिसमें दया ना हो, पहला वाला। और पांचवा कोमल कठिन, यानी कोमल मतलब सॉफ्ट, कठिन मतलब टफ, है ना। फिर है प्रकृति का वर्णन जिसमें किया गया हो, सो ये सिक्स्थ वाला, फूल खिले थे, हिमबिंदु झिले थे, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ वाला। देन एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हुए हैं, सो इसका आंसर है ये फिफ्थ वाला। देखो कोमल, कठिन, कहानी, क तीनों क से बने हैं। फिर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो ये सब मैं मिटा देती हूँ इधर का। इसमें ये प्रश्न उत्तर वाले कौन कौन से हैं, सो आप देख सकते हैं इसमें तीसरे वाले में यहाँ प्रश्न मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ आंसर है, राइट। सो नेक्स्ट है शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है, तो दूसरा वाला हुई पक्ष की हानि, और 4 और फोर्थ वाला तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे।
ओके। सो चलिए अब आगे देख लेते हैं। रूप बदलकर सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता में इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदल कर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। इसी को लिखा गया है इस तरीके से। सो अब आपको पाठ पढ़ना है और इस तरीके से एक पद को एक अनुच्छेद में बदलना है ना। सो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया, देखो, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो इसको आप लिख सकते हैं, उन्होंने चौंक कर घायल पक्षी को उठाया, पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? जब हम बोलते हैं बीच में पॉजेस लेते हैं। माँ कह एक कहानी, इसमें देखो एक ये कॉमा है, मतलब माँ के बाद हमें थोड़ा रुकना है। पूर्ण विराम मतलब ये जो एक लास्ट में लाइन होती है, मतलब अब पूरी तरीके से वाक्य कंप्लीट हो गया है। उद्धरण चिन्ह मतलब जब किसी की बात को हम कहते हैं तो इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? विराम चिन्ह के टाइप होते हैं। तो इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत प्रयोग किया गया है। इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं ये विराम चिन्ह, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है तो कॉमा, अधिक रुकना है तो पूर्ण विराम, कौन सी पंक्ति किसने कही, पुत्र ने या माँ ने, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है। कहाँ प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। कहाँ बात आश्चर्य से बोली गई है तो वहां पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया गया है। ओके ना, अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्ह के दिया हुआ है, हमें सही जगह पर विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। सो राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये कॉमा मैंने लगा दिया है ना। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आएगा, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बुक में भी चेक कर सकते हो। ओके नाउ पाठ से आगे आपकी बात। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर है, हम प्रातः पार्क, मंदिर या पास के बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाते हैं ताकि ताजगी मिले। ओके नेक्स्ट, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं दादी और माँ से कहानियां सुनता था या सुनता हूँ या सुनती हूँ। छोटे भाई बहनों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाती हूँ या सुनाता हूँ। फिर माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया, क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों? तो हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि इससे श्रोता जो कहानी सुन रहा है उसकी समझ बढ़ती है और वो कहानी ध्यान से सुनता है कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ध्यान से सुनो, है ना। तो इसलिए श्रोता को इन्वॉल्व रखने के लिए कहानी के बीच बीच में प्रश्न हम पूछ सकते हैं। फिर है, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी मन कभी कभी कोई कहानी बार बार सुनने को करता है? अगर हाँ, तो कौन सी कहानी है और क्यों? तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सावित्री या सत्यवान। आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं जो आपको बार बार सुनना पसंद है। ओके नाउ नेक्स्ट इज निर्णय करें। अब यहाँ डिसीजन मेकिंग है, तो राहुल तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, आप उसमें क्या करेंगे उस परिस्थिति में, ये आपको बताना है। सो कुछ सेंटेंसेस है, मैंने इसके आंसर यहाँ लिख दिए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सो खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा, तो आप क्या करेंगे? उसे प्यार से समझाऊंगा या समझाऊंगी कि अगली बार आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। देन एक सहपाठी, आपकी क्लास का एक बच्चा है, उसको कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो मैं उन्हें रोकूंगा या रोकूंगी और चिढ़ाए जा रहे सहपाठी की मदद करूंगी। देन एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, मतलब एक ग्रुप कोई प्रोजेक्ट मिला है लेकिन एक बच्चा जो है काम नहीं कर रहा, तो आप उसे याद दिला सकते हैं, है ना। तो उसे याद दिलाकर सहयोग करने के लिए कहूंगा। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, तो दोनों से बात करके शांतिपूर्ण समाधान कराऊंगा। एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया था, मतलब ऐसे काम की पनिशमेंट दी जा रही जो गलती उसने की ही नहीं थी, तो मैं शिक्षक को सही बात बताऊंगा या बताऊंगी। फिर है, एक जो आपका क्लासमेट है वो किसी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में हार गया तो उदास है, तो मैं उसे सांत्वना दूंगा और बताऊंगा कि हार और जीत जो है वो लगी रहती है। फिर कक्षा में चर्चा के बीच सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है, मतलब वो कोई बच्चा है जो शर्मा रहा है, संकोच हो रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं उसे प्रोत्साहित करूंगा या करूंगी और उसके लिए जगह बनाऊंगी।
सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है, उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा और आपसे हेल्प मांगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यथासंभव उसकी मदद करूंगा या करूंगी। ओके, अब पहेलियां दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है, नानी की बेटी कौन, मामा की बहन कौन, भार्या है पिता की, भार्या मतलब पत्नी, भाभी है चाचा की कौन। इन सब का आंसर है माँ। ठीक है, माँ। नानी की बेटी कौन है, माँ। मामा की बहन कौन है, माँ। पत्नी कौन है पिता की, माँ। और चाचा की भाभी कौन है, माँ, है ना। फिर है, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर, चिड़िया। ठीक है, खग लिख सकते हो, पक्षी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक, देन पहली है, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है ये, जो नाम बताएं। सुरभि या सुगंध जो होती है वो। ठीक है, तो ये हमने पहेली भी देख ली। इसके साथ आप देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा पूरा हो गया है। पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 भी कर लिया, चैप्टर 2 के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं, चैप्टर 3 के भी हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, पानी रे पानी निबंध है, और विश्वेश्वरैया की एक कोई पार्ट दिया होगा, वो भी हमें पढ़ने के लिए दिया है, तो वो भी पढ़ेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।